दोस्तों नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सोनीपत की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ईवीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम इन वीडियो के अंदर, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाली हैं जिसके अंदर हम क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक की जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक्स आगामी जो आपके टेट के एग्ज़ाम होगा, कोई भी, चाहे सी टेट है, एस टेट है, आर टेट है, यू टेट है, तो उनके अंदर बहुत ही उपयोगी रहेंगे क्योंकि यहीं से ईवीएस के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, इसका आज 3rd पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे राजस्थान में जोधपुर के पास एक जगह है, इस जगह को कहते हैं खेजडली। एक गांव है छोटा सा। इस गांव का नाम जो खेजडली है इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी नाम के जो पेड़ हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये राजस्थान के अंदर यानी रेतीले इलाके के अंदर खूब पाया जाता है। इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो इस पेड़ का वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे पहले तो इस पेड़ की जो छाल है वो दवा में काम आती है, लोग इससे दवाई बनाते हैं। और जो इसकी लकड़ी होती है वो बहुत कठोर होती है और कठोर लकड़ी के अंदर कीड़ा बहुत मुश्किल से लगता है, तो इसके अंदर कीड़ा नहीं लगता। और इस पेड़ की जो फलियां होती हैं, जो फल आते हैं फलियां, तो उनसे लोग सब्जी बनाते हैं। और कई बार जब आसपास के क्षेत्र के अंदर चारे की कमी हो जाती है तो जानवरों के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को काट के जानवरों के सामने डाल देते हैं। और इस पेड़ की जो छाया है वो बहुत ही गहरी होती है, तो इसलिए बच्चे इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह जो खेजड़ी का पेड़ है वो वहाँ पर बहुत ही वहाँ के लोगों के लिए उपयोगी है, उसका बहुत ज़्यादा वो प्रयोग करते हैं और कई जगह इसकी वो पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों आपने इन पॉइंटों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मधुमक्खी पालन से है। ठीक है। तो जैसे अनीता खुशवा, ये एक लड़की का नाम है, ये मुजफ्फरपुर जो ज़िला है के अंदर एक गांव है बोचाहा, वहाँ के अंदर रहती है। और अगर मुजफ्फरपुर जो ज़िला है ये बिहार स्टेट के अंदर है। और यहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो मधुमक्खी पालन है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों मधुमक्खी पालन से अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ के इस इलाके की खास बात ये है कि इस इलाके के अंदर लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं और इसी कारण से जो लीची के पेड़ हैं वो मधुमक्खियों को अपनी तरफ लुभाते हैं या आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग हैं मधुमक्खियों का पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खियों को पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। ये सी टेट के अंदर कई बार आ चुका है। तो मधुमक्खियों को जो पालने का जो समय है सबसे अच्छा वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। अब रीज़न है कि क्योंकि इस समय जो मधुमक्खियाँ हैं उनके अंडे देने का समय होता है और इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों के पालने का सबसे अच्छा समय है। ठीक है। नेक्स्ट है जो जैसे कि भाई लीची के जो पेड़ हैं उनके ऊपर फूल कब आते हैं, तो लीची के पेड़ों पर फूल फरवरी महीने के अंदर आते हैं। और जब मधुमक्खी पालन किया जाता है तो ये लकड़ी के बक्सों के अंदर किया जाता है और मतलब एवरेज एक बक्से से जो वहाँ पर शहद मिलता है वो लगभग 12 केजी के बराबर मिलता है। और जब कई बार ऐसा भी होता है कि मधुमक्खियों को पालने वाले लोग तो क्या करते हैं, तो मधुमक्खियों के छत्ते के पास क्या करेंगे, चीनी का घोल बनाकर रख देते हैं और फिर जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसी को अपने भोजन के रूप में लेती हैं। हर छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है। जैसे बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं तो उनके अंदर एक रानी मक्खी होती है और रानी मक्खी का जो मुख्य कार्य होता है वो अंडे देना होता है। वो और कोई भी काम नहीं करती, उसका मुख्य कार्य होता है अंडे देने का। ठीक है। अब छत्ते के अंदर क्या होता है, कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। मक्खियों की जैसे छत्ते के अंदर नर जो मक्खी होती हैं
उनकी तादाद बहुत कम होती है। छत्ते में कुछ श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं और ये सारा दिन जो शहद इकट्ठा करने का जो काम करती हैं वो श्रमिक मक्खियाँ ही करती हैं। अब क्या होता है कि जैसे एक मक्खी गई और उसको कहीं पर शहद मिल गया तो वो क्या करेगी, वहाँ पर नाचने लग जाएगी और नाचने जब लगेगी तो इससे क्या होगा, जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं उनको ये पता चल जाता है कि वहाँ पर शहद है, तो वो क्या करेंगी, वहाँ पर चली जाती हैं और फिर वो वहाँ रस से शहद बनाती हैं। अब छत्ता बनाने का जो काम होता है वो भी श्रमिक मक्खियों का ही होता है और जो उसके अंदर छत्ते के अंदर नर मक्खी होती है वो कोई खास काम नहीं करती। अब मधुमक्खी जो पालन है उसको हम एपीकल्चर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अब जैसे मधुमक्खियाँ जैसे एक परिवार की तरह रहती हैं, उनके अंदर हर एक सदस्य के कुछ न कुछ काम बटे होते हैं, उसी तरह हम चींटियों की बात करें तो चींटियों का भी अपना परिवार होता है और चींटियों के भी काम क्या है, बटे होते हैं। और चींटियों के झुंड के अंदर भी क्या मिलेगा, आपके एक रानी चींटी मिलेगी और रानी चींटी का जो मुख्य कार्य होता है वो अंडे देना ही होता है और बाकी सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं और ये अपने परिवार के सदस्यों को सभी को पहचान लेती हैं। और दीमक और ततैया की हम बात करते हैं, वो भी इसी तरह कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने पॉइंट बताए हैं इनको याद करना, एक बार आप 2-4 बार पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपको याद हो जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर ओमना की डायरी, गांधी धाम। पहला ही क्वेश्चन आता है कि गांधी धाम कहाँ पर है। ये कच्छ के सभी गुजरात के अंदर है। गांधी धाम कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। अब गुजरात के अंदर कुछ खाने से संबंधित चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो गुजरात के अंदर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल और मिठाई खाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब जैसे गुजरात के अंदर एक स्टेशन है वलसाड, और वलसाड के अंदर लोग क्या करते हैं, वलसाड के अंदर ये रेलवे स्टेशन है, तो इस रेलवे स्टेशन पर लोगों का जो मुख्य भोजन है, जो चीज़ें वहाँ पर मिलती है वो बटाटा बड़ा, साग पूरी, दूध आदि स्टेशन पर मिलता है। उसके बाद एक जगह है दूसरी कोझिकोड। कोझिकोड जगह कहाँ पर है, केरल के अंदर। तो ये जगह केरल के अंदर है। मडगांव अगर पूछ लिया जाए तो मडगांव आपका गोवा के अंदर है। और जैसे हम ट्रेन से गोवा से केरल तक की यात्रा ट्रेन से करें तो हमारे को रास्ते में 92 सुरंगें हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा और 2000 पुल रास्ते के अंदर आएंगे। और एक उद्दीपी स्टेशन आता है, ये गोवा के अंदर है। तो ये सभी चीज़ें आपको बड़ी बारीकी से ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों, जब हम ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन करा के जाएंगे तो हमारे को जो टिकट मिलेगी उस पर कुछ जानकारियाँ दी गई जाती हैं। तो वो जानकारियाँ क्या होती हैं, तो सबसे पहले जिस ट्रेन के अंदर हम सफ़र करेंगे, हम यात्रा करेंगे, उसका नंबर वहाँ पर लिखा मिलेगा। दूसरा क्या है, जहाँ से हम सफ़र की शुरुआत करेंगे तो और जो डेट है वो उस पर लिखी मिलेगी। उसके बाद जो बर्थ होता है और जिस डिब्बे के अंदर हमारी जो बर्थ है वो सारे नंबर उसके लिखे होते हैं। उस पर किराया भी लिखा होगा और जहाँ से हम बैठेंगे और जिस स्थान तक जाएंगे तो वहाँ तक की दूरी भी उस पर मेंशन होगी। उसके बाद जैसे रेलवे टाइम टेबल से, जैसे किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे एक रेलवे टाइम टेबल मिलेगा, तो उससे हमारे को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि किस स्टेशन पर किस समय कोई जो ट्रेन है वो कब पहुंचेगी और किस स्टेशन पर जो ट्रेन का रुकने का टाइम कितना है और वो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं हमारे को रेलवे के टाइम टेबल से मिलती हैं। और आप किसी भी स्टेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको रेलवे का टाइम टेबल मिल जाएगा, आप उसको कुछ पैसे देकर खरीद सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया है, यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद हम बात करते हैं एक गेम से रिलेटेड एक चैप्टर दिया गया है। इसमें हम भारत की एक पहली महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला तो है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन से गेम से संबंध रखती है, तो ये एक वेट लिफ्टर है। अब बात करते हैं कि कौन से स्टेट से, तो स्टेट से वैसे तो अगर बेसिक से नेटिव जो अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से है, इनका मूल जो राज्य है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में रहती हैं। इनके जो पापा थे वो पुलिस के अंदर हवलदार थे, और जब ये मात्र 12 साल की थी तो तभी से इन्होंने क्या है वजन उठाना आरंभ कर दिया था। और जैसे इनके अंदर वेट लिफ्टिंग में जैसे भाई वजन होता है कि भाई कितना वजन, तो ये 130 केजी वजन उठा लेती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी के नाम बहुत सारे मेडल हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो भारत से बाहर की अगर बात करें तो इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी सभी क्या हैं, वेट लिफ्टर हैं। इनके नाम एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड ये है कि जो ओलंपिक हुए थे सिडनी के सन 2000 के अंदर, जो ओलंपिक हुए थे वो सिडनी के अंदर हुए थे, और उनके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी पहले। तो भारत के अगर ओलंपिक देखा जाए तो भारत की तरफ से किसी भी महिला ने इनसे पहले मेडल नहीं जीता था। उसके बाद जैसे कुछ और महिलाओं की बात करते हैं हम, जैसे ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहनें हैं। ये मुंबई से संबंध रखती हैं, और तीनों बहन हैं जो वो कबड्डी खेलती हैं। तो तीनों बहनों का जो संबंध है वो किससे है, कबड्डी से। तो ये तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ से भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है फुलवारी। फुलवारी जैसे नाम से ही पता है, बहुत सारे फूल एक जगह पर हों तो उनको हम फुलवारी कह देते हैं। हम चलते हैं अब उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड बड़ा ही शानदार, बहुत ही पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्टेट है। ये पहले उत्तर प्रदेश का अंग होता था, उसके बाद अलग होके उसको नाम दे दिया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे फूल हैं, और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, फूलों की घाटी। अब एक लिमिटेड टाइम तक वहां पर बहुत सारे फूल खिलते हैं, और उनके जो कलर हैं जैसे सफेद भी होगा, लाल भी होगा, नीला भी होगा, ठीक है। तो अलग अलग कलरों के जैसे फूल वहां पर खिलेंगे, लेकिन इनका जो टाइम है वो कुछ ही हफ्तों के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई सारा साल, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो इन फूलों को खिलने का भी एक समय होता है। तो ये कुछ समय के लिए ही वहाँ पर खिलते हैं, उसके बाद फिर नहीं दिखाई देंगे आपको। अगर मौका मिले तो आपको उसको देखने का, तो ज़रूर आपको देखना कभी जाके वहाँ पर। अब बात करते हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर एक ज़िला है जिसको हम नामते हैं मधुबनी से, और मधुबनी एक पेंटिंग भी है, और इसी के कारण क्या है इस ज़िले का नाम है मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग मधुबनी ज़िले के अंदर की जाती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मधुबनी पेंटिंग। प्यारे बच्चों, मधुबनी पेंटिंग है क्या, चलो डिस्कस करते हैं। जैसे बिहार के मधुबनी जो ज़िला है, वहाँ के लोग क्या हैं, जब भी कोई उनके घर पर कोई त्यौहार होगा, कोई खुशी होगी, तो वो क्या करेंगे, घर के दीवारों पर, आंगन के अंदर चित्रकारी करते हैं। और इस चित्रकारी के अंदर वो जो यूज करते हैं वो क्या करेंगे, पहले शाम को चावल को भिगो देंगे, उसके पश्चात फिर क्या है उसका पेस्ट बनाया जाएगा, और उसको कलर देने के लिए उसमें नील, हल्दी या पेड़ पौधे हैं उनके रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुबनी के अंदर पेस्ट किस तरह से बनाया जाता है, तो वो चावल से बनाया जाएगा। उसके बाद कि इसके अंदर जो चित्र किस चीज़ के बनाएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रकृति से बड़ा प्रेम में रखते हैं, तो इसलिए इसमें जानवरों के, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि के चित्र बनाना पसंद करते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कई बार यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो टॉपिक है ये फूलों के बारे में है। जैसे फूलों का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से किया जाता है। फूलों का हम जो प्रयोग करते हैं सब्जी बनाने के लिए भी करते हैं, मिठाइयाँ बनाने के लिए भी करते हैं। अलग अलग के तरह के फूल हैं, उनका अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश के अंदर कचनार के जो फूल हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है। और केरल के अंदर जैसे केला बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है, तो इसलिए वहाँ पर केले के फूलों से सब्जी भी बनाई जाती है। अब महाराष्ट्र के अंदर सहजन के जो फूल हैं उनसे पकोड़े बनाए जाते हैं। और बहुत से फूल हैं जैसे गुलदावरी है, जीनिया है, इनसे प्राकृतिक कलर भी बनाए जाते हैं और उनसे कपड़ों को रंगा भी जाता है। तो पहले जो प्राकृतिक कलर जो बनाए जाते थे वो फूलों से ही बनाए जाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज का आपने नाम सुना होगा। कन्नौज जिला काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है पूरे भारत के अंदर इत्र यानी सेंट बनाने के लिए मशहूर है। तो यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का जो व्यवसाय है वो इसी इत्र पर ही डिपेंड है। यहाँ ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। और कन्नौज के हजारों व्यक्ति इस काम के अंदर लगे हुए हैं, उनका व्यवसाय यही है। गुलाब जल का आपने प्रयोग किया होगा। यदि सर्दियों के अंदर हम गुलाब जल के अंदर ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर अपनी त्वचा पर लगा लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो सूखी त्वचा है वो ठीक हो जाती है और वो नहीं फटती। तो ये चीज़ें मैंने आपको फूलों के बारे में और उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज जिला है उसके बारे में बताई है। अब हम चलते हैं कर्नाटक की तरफ। तो एक व्यक्ति जैसे बसवा का खेत, पहले तो हम बात करेंगे जैसे बेलवनी का गांव, ये कहाँ पर है? बेलवनी का गांव कर्नाटक के अंदर है और यहाँ पर प्याज की खेती बहुत की जाती है। प्याज बहुत पैदा होता है। प्याज की फसल जुलाई में उगाई जाती है। किसान क्या करेंगे, खुट्टी की सहायता से पहले तो ज़मीन को बहुत नरम करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, बीज बोने के लगभग 20 दिनों बाद जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और उनके साथ फिर कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं, तो खरपतवारों को निकाल दिया जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे फसल तैयार हो जाती है। और लास्ट में जब फसल तैयार होती है तो किसान को कैसे पता चलता है, जो प्याज के पत्ते हैं वो सूख कर पीले हो जाते हैं और इससे किसान को अंदाजा हो जाता है कि भाई फसल पक के तैयार हो गई है, प्याज तैयार हो गया है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जो पीले पत्ते हैं उनको इल्लीगे, जिसको हम हरियाणवी भाषा के अंदर दरांत भी कहते हैं, उससे वो काट कर उसको अलग कर देते हैं। तो इस तरह प्याज हमारे को प्राप्त होता है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम पक्षियों के घोंसले के बारे में। हर एक जो जानवर है, पक्षी है, इंसान है, सभी को रहने के लिए अपने घर की आवश्यकता होती है। उसी तरह जो पक्षी होते हैं उनको घोंसलों की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कलचिड़ी, जिसको इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना जो घोंसला है वो कहाँ पर बनाएगी, तो पत्थरों के बीच में। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सा पक्षी कहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। तो जो कलचिड़ी है उसका जो ये अपना घोंसला बनाएगी, ये पत्थरों के बीच में खाली जगह पर बनाती है और वहीं पर अंडे देती है। अब इसके घोंसले के अंदर क्या क्या होगा, एक तो पौधों की नाजुक टहनियाँ, ऊन, बाल और इसके अंदर रुई मिलती है। तो ये इसके घोंसले के अंदर चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, हम चलते हैं कौवे की तरफ। कौवा, कौवे के घोंसले के अंदर आपको कभी मौका मिले तो लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। कलचिड़ी के बारे में हम बात करें तो कलचिड़ी के जो बच्चों की चोंच होती है वो अंदर से लाल मिलेगी आपको, और ये अपने छोटे छोटे बच्चों को कीड़े खिलाना पसंद करती है। उसके बाद जैसे कोयल है, क्वेश्चन आता है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती।
कोयल आप देखोगे कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। तो वो क्या करती है, कोए के घोंसले के अंदर ही अपने अंडे देती है। और कोयल की जो आवाज़ है वो बड़ी मीठी होती है, उसको सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कौवा है वो कभी भी पेड़ की नीची डाल पर नहीं बनाएगा, बहुत ऊंची डाल पर वो घोंसला बनाएगा। उसका रीज़न क्या है, ताकि दूसरे पक्षियों से, जानवरों से अपने घोंसले को बचाए रखे। फाख्ता आमतौर पर कैक्टस या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि जैसे कैक्टस में भी कांटे होते हैं, मेहंदी के अगर झाड़ी देखो तो उसमें भी कुछ कांटे होते हैं, तो इसलिए ये अपने घोंसले को बचाती है ताकि कोई दूसरा उसको छू ना सके। उसके बाद गोरैया, जिसको शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने गोरैया को नहीं देखा। पहले तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती थी, घरों के अंदर ही या आपको देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी तादाद आपको कम दिखाई देगी। जैसे गोरैया आमतौर पर घरों में या आसपास दिखाई देती हैं। वह कहीं भी घोंसला बना लेती थी। ये क्या करती थी, जैसे आपके घर में अलमारी है उसके ऊपर, या कोई दीवार के अंदर जगह है जिसको हम आला कहते हैं, तो उसमें अपना घोंसला बना लेती थी। कबूतर है, कभी भी ये अपना घोंसला हमारे मकानों में नहीं बनाएगा। कबूतर हमारा हमेशा घोंसला बनाएगा जो पुराने मकान हैं, खंडर हैं, तो जहाँ पर आवागमन कम होता है, तो उन मकानों या खंडरों के अंदर कबूतर अपना घोंसला बनाता है। बसंत गोरी जो गर्मियों के अंदर टुक टुक की आवाज करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके ये अपना घोंसला बनाती है और अपने अंडे उसी के अंदर रखती है। अब हम बात करते हैं जैसे दर्जन चिड़िया की। जैसे नाम से ही पता है, दर्जी क्या काम करता है, चीज़ों को सीलने का काम करता है। उसी तरह से ये जो दर्जन चिड़िया है, ये क्या करती है, पत्तों को सील कर एक थैली बना लेगी और उस थैली के अंदर ही फिर क्या है, अपना घोंसला बनाती है। बड़ी ही, जिसको हम बुद्धिमान कहें तो ये वो पक्षी होता है। क्योंकि उसके बाद है शक्करखोरा पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इसके घोंसले के अंदर आपको बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े, मकड़ी के जाले भी मिल जाते हैं। तो इस तरह शक्करखोरा का जो घोंसला होता है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं वीवर पक्षी, जिसको हम हरियाणवी भाषा में या अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। तो हम हरियाणवी उसके अंदर तो इसको जैसे बैया भी कहते हैं, ठीक है। वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। जैसे नर और मादा होगी तो इसमें मादा कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी, हमेशा वो क्या करेगी, नर वीवर के घोंसले देखेगी और उसको जो घोंसला सबसे अच्छा लगेगा उसी के अंदर क्या है, वो अंडे देती है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कौन सा पक्षी कैसे अपना घोंसला बनाता है। अब जैसे पक्षी हैं, पक्षियों के जीवन के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, तो उसी तरह पक्षियों के जीवन के अंदर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं। तो सबसे पहले तो इनको क्या है कि जो पक्षियों के जो दुश्मन हैं वो कौन कौन है, जैसे मनुष्य है और जो दूसरे जानवर हैं या पक्षी हैं, जैसे कौवा है, गिलहरी है, बिल्ली है, चूहा है, इनसे क्या है, पक्षियों को बहुत खतरा रहता है। तो क्योंकि ये उनके अंडे चुरा लेते हैं और कई बार अंडे चुराने के पश्चात उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। जैसे सांप है, वो भी पक्षियों के अंडे चुरा कर खा जाता है। उसके बाद है इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसले बनाना, अंडे सेना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें बड़ा करना, ये एक पक्षी के जीवन की परीक्षा होती है। अब जैसे पक्षी जो अपना घोंसला बनाते हैं वो परमानेंट इस तरह नहीं बनाते कि भाई घोंसला बनाया और कई सालों तक उसी के अंदर रहेंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं,
जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसले को छोड़कर चले जाएंगे, और दूसरी बार जब पक्षी अंडे देंगे तो नया घोंसला बनाएंगे। वो मनुष्य की तरह नहीं है कि एक ही मकान उसमें बहुत लंबे समय तक रहेंगे या इस तरह, ऐसा नहीं है। वो खाली एक बार उसके अंदर अंडों से जब बच्चे निकल जाते हैं तो उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब जानवरों के दांतों की बात करते हैं हम। जैसे गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो अभी कभी देखना ध्यान से, वो छोटे होते हैं, और जो इनका काम होता है वो पत्तों को काटने का होता है। गाय के जो आगे के दांत हैं वो पत्तों को काटने के काम आते हैं, और जो गाय है वो जब चबाने का जो काम करती है वो अपने पीछे के दांतों से करती हैं, जो चपटे होते हैं। जैसे हमारे मनुष्य की जाड़ होती हैं, जो पिछले दांत होते हैं, तो वो उसी तरह गाय के भी होते हैं, और वो चबाने का काम उन्हीं से करती हैं। अब जैसे बिल्ली के हम दांतों की बात करें तो वो बड़े नुकीले होते हैं, क्योंकि बिल्ली एक जो मांसाहारी भी है, तो मांस भी खाती है, तो इसलिए इसके दांत क्या है, नुकीले होते हैं। सांप की हम बात करें तो सांप कभी भी अपने शिकार को चबाए नहींगा। सांप क्या करेगा, उसको अपने शिकार को निगल जाता है और फिर वो उसके पेट के अंदर कई दिन में उसको वो पचा पाता है। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमारे को बड़े हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि चीज़ों को कुतरती रहती है, तो इसके कारण उसके दांत घिस जाते हैं। उसके बाद हम पक्षियों के पंजों की बात करें, जैसे जो पानी के अंदर तैरने वाले पक्षी हैं, उनके जो पंजे हैं वो आपको चिपके मिलेंगे। जैसे चप्पू आपने कभी देखा हो, तो चप्पू क्या है, वो चप्पू की आकृति के उनके पंजे आपको मिलेंगे। तो जो पक्षी जमीन पर चलते हैं उनके पंजे आपको बड़े दिखाई देंगे। शिकारी जो पक्षी हों उनके पंजे नुकीले होते हैं। यदि बाज और चील को आप देखोगे तो उनके पंजे नुकीले मिलेंगे, क्योंकि उनको अपने जो शिकार करने में उनकी वो सहायता करते हैं। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने वाले व लकड़ी में छेद करके करने वाले पक्षियों की जो चोंच होती है वो हमेशा लंबी मिलेगी आपको। और जैसे जो मांसाहारी पक्षी हैं उनकी चोंच ऊपर से आपको नुकीली मिलती है, और जैसे शिकार करने में और जो शिकार किया उसको चीरने में फाड़ने में उनकी जो चोंच है वो नुकीली चोंच काम में उनके आती है। बीज, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो बीज खाते हैं। बीज खाने वाले पक्षियों की जो चोंच है वो छोटी होगी। गीजू भाई के बारे में बात करें, गीजू भाई बगेका, अभी तो इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये गुजरात के रहने वाले थे और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार कहानियाँ लिखते थे। अब बात करते हैं जैसे बच्चों ने उठाया पहला कदम। तो जैसे हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, यदि हम उन समस्याओं का समाधान नहीं करें तो वो समस्याएं हमारे सामने जैसे कि तैसी बनी रहेंगी, और जब हम प्रयास करते हैं तो समस्याओं का समाधान ज़रूर होता है। तो ये कर्नाटक के अंदर एक होलगुड़ी गांव था, है अब भी, तो उसी के बारे में एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कर्नाटक के अंदर होलगुड़ी गांव के अंदर पानी की कमी रहती है, तो आमतौर पर वहाँ पर पानी बहुत कम है, तो मेन जो सोर्स है पानी का वो बारिश ही है। तो बारिश एक बार ऐसा हुआ कि बारिश न होने के कारण क्या है, तालाब और कुएं उनके अंदर पानी नहीं रहा, तो वहाँ के बच्चों ने क्या है इकट्ठे होकर अपना एक संघ बनाया और इस संघ का नाम रखा भीमा संघ। क्या रखा? भीमा संघ। भीमा संघ ने क्या किया, फैसला किया कि वो इस गांव के अंदर क्या करेंगे, पानी की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, गांव के अंदर ही जो पहले एक टंकी होती थी पानी की पहाड़ों पर, उस टंकी को साफ किया, उसकी मरम्मत की, और बरसात जब हुई तो उसके अंदर पानी स्टोर कर लिया।
और इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, जो पानी उन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किया बरसात के मौसम के अंदर, उसका प्रयोग वो सारा साल करते रहे और इस तरह से गांव के अंदर पानी की कमी दूर हो गई। यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। उसके बाद जड़ों की बात करते हैं। आमतौर पर पेड़ों की दो तरह की जड़ें होती हैं। एक जड़ें तो हमारे को जो दिखाई देती हैं और एक जो ज़मीन के अंदर हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देती, जिनको हम पेड़ को काटते हैं या उखाड़ते हैं उसके बाद ही वो हमारे को दिखाई देती हैं। जैसे बरगद का पेड़ तो आमतौर पर सभी बच्चों ने अपने घर के आसपास या कहीं पे भी देखा होगा, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने बरगद का पेड़ नहीं देखा। बरगद के पेड़ की जो लटकन होती हैं जिससे बच्चे झूलते हैं, ये असल के अंदर बरगद की जड़ें होती हैं। ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं? ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और कई ये एक खंबे की भांति पेड़ का सहारा बन जाती हैं, यानी उसको सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर बरगद की जड़ें होती हैं, तो ये तो बाहर की जड़ें हैं और इसके अंदर भी कुछ जड़ें होती हैं। जैसे हमारे आसपास यदि कोई भी पेड़ है उसको हमारे को काटना है या उसकी छटाई करनी है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसको काट दें या उसकी छटाई कर दें, तो इसके लिए हमारे को वहाँ के वन विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पर जुर्माना भी हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने आपको ईवीएस के कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। इनको आप मेरी इस वीडियो को 2 या 3 बार आप सुनोगे और ध्यान दोगे जो चीज़ मैंने बताई हैं, तो ये बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे और आगामी जो परीक्षाएं होंगी तो उसके अंदर आपको यहीं से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम इसकी और वीडियो लेकर आएंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि यानी 6 या 7 और वीडियो के अंदर पूरा ईवीएस का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।